मेवात हिस्ट्री विद इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेवात की तोमर, तंवर या तुअर नस्ल, अमूमन तो मेवात में इसको तोमर नस्ल कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मेवों के गोदपाल में तोमर नस्ल को खास मकाम हासिल है। तोमर की 4 पालें हैं: लड़ावत, देड़वाल, बालोद और रटावत, और इनके 18 गोत्र हैं। 4 पाल 18 गोत्र हैं तोमर के। तकसीम अव्वल जो चंद्रवंश और सूरज वंश की हैं, इस हिसाब से तो तोमर चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंश के 3 मशहूर कुल हैं, यानी खानदान हैं: जादू, कुरु और पुरु। इस लिहाज से तोमर जादूवंशी हैं। दूसरी खासियत यह है कि छत्री ला असल है, और क्षत्रियों के जो 36 कोठरी हैं, उनमें तोमरों को पांडु वंश से माना जाता है। हुक्मरान खानदानों में तोमर खानदान भी 3500 से 4000 बरस से खानदान का नाम बनाए हुए है, और ख़ानदान की बुजुर्गी और फजीलत के लिए यह काफ़ी है कि महाभारत के हीरो राजा युधिष्ठिर से ख़ानदान की इब्तिदा हुई। दिल्ली इंद्रप्रस्थ तोमरों की बर्बादी गुप्त राजा विक्रमादित्य के हाथों हुई। जब उज्जैन से चढ़कर विक्रमजीत ने दिल्ली फतेह की और तोमरों को बर्बाद कर दिया। जब 8वीं शताब्दी शुरू हुई तो अनंगपाल प्रथम ने दिल्ली को दोबारा से बसाया और अपनी राजधानी बनाया। अनंगपाल तोमर वंशी था और अर्जुन के वंश से था। महाभारत के पांडु अर्जुन के वंश से था। अनंगपाल जो प्रथम था, उसकी नस्ल में 20 राजा हुए, और ख़ानदान का जब एंड हुआ, राज्य का शुरुआत जब होती है दिल्ली में दोबारा से बसाने की इंद्रप्रस्थ को, तो अनंगपाल प्रथम है। जब लास्ट में राज जाता है तो अनंगपाल थर्ड है, तो उसका नाम भी अनंगपाल था। जिसने अपने अनंगपाल जो लास्ट वाला हुआ है, जिसने अपने ना औलाद होने पर अपने बादशाह ख़ानदान के रिवाज आम के ख़िलाफ़ अपने नवासे राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान को गोद लेकर दिल्ली को अजमेर के राजा को पृथ्वीराज चौहान को दे दिया, और इसी वजह से तोमर कहता है उसी दिन से कि जब तब दिल्ली तोमर की। दिल्ली की प्रजा ज़्यादातर जो है तोमर कौम थी। इस गोद रिवाज आम के जो खिलाफ ख्याल किया था पृथ्वीराज के अवाम ने, तो मुखालफत शुरू कर दी तोमरों ने। दिल्ली को चौहान से आज़ाद कराने के लिए वो संघर्ष भी करते थे। लोगों के इशरार पर अनंगपाल दोबारा भी आया, लेकिन पृथ्वीराज से उसने राज मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। तोमर ख़ानदान के जो बानी राजा अनंगपाल थे, यानी कि प्रथम अनंगपाल, वो दिल्ली के बानी यानी कि जो पहला राजा था दिल्ली का, युधिष्ठिर, तो टाड जी के अनुसार 2250 वर्ष का फासला बताते हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा गया है। इस खानदान में अर्जुन जैसा योद्धा का पोता परीक्षित राजा हुआ। उसके ज़माने में हिंदुस्तान पर बाहर से नाग कबीले ने हमले शुरू कर दिए। परीक्षित ऐसी एक लड़ाई में नागों से लड़ता हुआ मारा गया। इसके पोते जन्मेजय ने नागों को शिकस्त देकर जिल्लत आमेज उनको शिकस्त दी और बदला लिया। इस वाक़या से थोड़ा यह अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में भी संघर्ष बड़ा ज़बरदस्त था। सजरा नसब की सच्चाई इससे भी साबित होती है कि हमारे मेवों में अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की कथाएं ख़ास मौक़ों पर गाई जाती हैं, और महफ़िलों में बुज़ुर्गों के कारनामों और
उनकी कथाएं खास मौक़ों पर गाई जाती हैं और अपने दादा परदादा बुज़ुर्गों की कथाएं खास मौक़ों पर उनका जिक्र भी होता है। और वंशावलियाँ याद रखने का रिवाज है। ख़ानदान का सिलसिला इसलिए भी जारी रहा कि नागों और शकों की लड़ाइयों में कुटुंब नाश नहीं हुआ, यानी पूरी नस्ल ही फना नहीं हुई, बल्कि सिकंदर बादशाह तक उनके ख़ानदान वाले कहीं न कहीं के राजा ज़रूर बने रहे। अनंगपाल या अड़ंगपाल या अनेकपाल के तख्त से 10 बरदार होने के बाद तोमरों ने राय पिथौरा की मुखालफत शुरू कर दी। पिशाच ने बदले की भावना से तोमरों को तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। तोमर सरदार मुख्तलिफ मकानात पर जाकर उस ज़माने में बस गए थे, जिससे शहर जहाँ मुंतशिर हो गया। फिर जल्दी मुसलमानों ने हुकूमत कब्जा कर लिया और राय पिथौरा से निजात मिली और तोमर मेव अक्सर मुसलमान हो गए और बाद दूसरी कौमों में चले गए। और बाद तो दिल्ली से निकलकर कभी दिल्ली वापस नहीं आए। और कुछ जैसे तोमर वंशी जो मेव मुसलमान थे, उन लोगों ने दिल्ली वापसी की कोशिश शुरू कर दी। दिल्ली के सुल्तानों से उनकी जंगें भी हुई, बहुत सी ताकत हासिल कर चुके थे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान तोमरों को काफ़ी नुकसान भी हुआ और वो इधर उधर दिल्ली से भागे और मुख्तलिफ जातों में वो शामिल हो गए। जैसे कि तोमर मुसलमान हो गए, जो तोमर मेव थे वो मुसलमान हो गए, जो तोमर मेव थे वो जाटों में शामिल हो गए, कुछ गुजरों में चले गए। और उसके बाद से अब तक काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, लेकिन तोमर दोबारा इक़्तिदार में नहीं आए। अब